ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक देख रहे थे। चैप्टर फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग या पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग है। इसमें थोड़ा बहुत देखे थे, आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखा जाए कि कौन कौन से पार्ट किस तरह से होते हैं, क्योंकि आप अभी तक परिचित नहीं हैं। अब आप तो सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको उसका चित्र वगैरह तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्या नाम है किसका, उस नाम को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहां पर भवन के घटक में अगर यहां पर देखें, देखिए वैसे सभी घटक यहां पर नहीं नोट हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि वो मेंशन नहीं है। मेन मेन कंपोनेंट का यहां पर बस सिर्फ नाम आपको दिया गया है, बाकी हम चित्र की सहायता से आपको सभी कंपोनेंट को दिखा देंगे। ठीक है। भवन के घटक में अगर यहां पर बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, कंपोनेंट या फिर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग में अगर देखते हैं, सबसे पहली बात आती है नींव की, यानी कि फाउंडेशन की, जिस पर पूरा का पूरा बिल्डिंग हमारा क्या होता है, टिका रहता है। दूसरी नंबर पर बात आती कुर्सी यानी कि प्लिंथ की। आखिर प्लिंथ क्या है, इस पर भी हम थोड़ा सा यहां पर चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर। जैसे फाउंडेशन पर भी थोड़ा सा आपको बता देंगे। वैसे तो सभी के चैप्टर्स अलग अलग पढ़ने हैं, बट थोड़ा थोड़ा अभी आपको यहां पर जानकारी दे देंगे। सील रोक रद्दा, डीपीसी क्या है, डैम प्रूफ कोर्स, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डीपीसी भी बोला जाता है, डैम प्रूफ कोर्स। वाल है, पिलर्स है, डाट है, लिंटल है और सनसेड है। फर्श यानी कि फ्लोर और छत रूफ है। मुडेर या पैरापेट, मुडेर भी बोलते हैं, पैरापेट भी बोलते हैं उसको। ठीक है। सोपन या जीना, सोपन जीना तो सब लोग देखे होंगे, सीढ़ी आपके घरों में होगी जिससे आप छतों पर चढ़ाई करते हैं, जिसकी मदद से आप छत पर चले जाते हैं, रूफ पर चले जाते हैं, वो स्टेयरकेस है आपका। डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर्स, ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। दरवाजा लगाया जाता है घरों में अंदर प्रवेश करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। खिड़कियां लगाई जाती हैं घरों के अंदर हवा वगैरह आने के लिए, सूर्य की रोशनी वगैरह आने के लिए। वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं संवातन के लिए, यानी कि अंदर का जो है अशुद्ध हवाएं हैं वो बाहर निकल जाएं और क्या हो, बाहर से शुद्ध हवाएं वो अंदर की तरफ आए। ठीक है। तो ये कंपोनेंट है। आइए अब एक एक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा जाए डिटेल्स में। देखिए कंपोनेंट जब आएगा ना, एग्जाम में आता है लिखने के लिए आपके, जब एग्जाम में आएगा तो इस तरह से ये नाम डालिएगा। नाम डालने के बाद क्या करना है, उसके बाद फिर आपको ये वाला चित्र बनाना पड़ेगा, ये वाला चित्र बनाना पड़ेगा और उसमें सभी कंपोनेंट को दिखाना पड़ेगा कौन से कंपोनेंट कहां कहां पर यूज हो रहे हैं। आइए अब हम लोग इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं ग्राउंड लेवल की। देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड की, ध्यान समझिएगा इसको, देखिएगा जरा। देखिए यहां पर हम लोग समझते हैं कहां पर, ग्राउंड की। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, यहां पर थोड़ा सा फिगर में गलती दिया हुआ है। गलती क्या दे रखा है कि जैसे यहां पर जो है दो चीजें होती हैं। देखिए जैसे एक हम आपको यहां पर सब स्ट्रक्चर बताएंगे और एक सुपर स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है। तो यहां पर सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ग्राउंड लेवल से डिसाइड किया जाता है। यहां पर क्वेश्चन इस चित्र में थोड़ा सा गलती यहां पर किया है, तो इसको सुधार दीजिएगा। यहां से आप ग्राउंड लेवल को दिखाइए, क्योंकि ग्राउंड लेवल यहीं पर दिखाया गया है। कहां पर दिखाया गया है ग्राउंड लेवल, यहीं पर ग्राउंड लेवल दिखाया गया है। जीएल, देखिए जब आपके जो घर होते हैं ना, घर एकदम क्या होता है, आप जो घर पे आप द्वार वगैरह पे घूमते हैं वो एकदम ग्राउंड लेवल होता है, जमीनी तल होता है, उसी पे आप खड़े रहते हैं। ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से जो भी ऊपर स्ट्रक्चर होता है, ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ग्राउंड लेवल से जो नीचे स्ट्रक्चर बना होता है बिल्डिंग का, उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो सब स्ट्रक्चर को हम लोग अधरचना, सब स्ट्रक्चर को हम लोग अधरचना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधरचना। ठीक है। और यहां पर सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग जो है अधिरचना बोलते हैं, अधिरचना बोलते हैं। ठीक, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि उस बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से ऊपर जितने भी पूरे भाग हैं, जैसे ये दीवार होती है, कॉलम होता है, बीम होता है, छत होता है, रूफ होता है,
ये सभी जो भी आपके मेंबर दिख रहे हैं, ये सभी जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये सभी सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। सब स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारा ये नींव आएगा, यानी कि ये जो फाउंडेशन है ये आएगा, जिसमें हमारी बिल्डिंग क्या है, खड़ी हुई है। तो यहां पर जो फाउंडेशन का निर्माण होता है, इसमें सबसे नीचे एक कंक्रीट का बेस यानी कि लेयर डलता है, उसके ऊपर फिर ईंट की चिनाई की जाती है। कहीं कहीं पर जो है पूरा का पूरा कंक्रीटिंग करके हमारा फाउंडेशन बनाया जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि एक एक स्टेप में, तो ये एक हर एक स्टेप में ऐसे जब जाते हैं फाउंडेशन बनाते हुए, कम करते हुए, तो इसको हम लोग खस के छोड़ना बोलते हैं, कि खस के यानी कि ऑफसेट है ये, एक ऑफसेट, दूसरा ऑफसेट, तीसरा ऑफसेट, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर ये जो है अब समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी भाग है, जमीन के अंदर जो भी भाग रहता है, उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर या अधरचना, जो ऊपर है उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर या फिर अधिरचना बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पर ना वाइबा वगैरह जब एग्जाम पूछता है ना, आप जैसे प्रैक्टिकल आएगा, कोई वाइबा लेने आएगा, तो आपसे सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बारे में जरूर पूछ लेता है। तो याद से रखे रहो, बस सीधे ग्राउंड लेवल की बात करो। ग्राउंड लेवल से अगर नीचे भाग है तो वो हमारा सब स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल से ऊपर जितना भाग बिल्डिंग का दिखाई देता है वो सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, अभी ये सब लिखवाया जाएगा, इसमें नहीं, इसी में आएगा, आगे चल के आएगा, जब न्यू पढ़ाएंगे तो वहां पर हम लिखवाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही आपको ये सारी चीजें बेसिक सब बता रहे हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए। अब ये कंपोनेंट की जो बात कर रहे हैं न्यू, तो न्यू सबसे ये निचला भाग होता है, और न्यू का काम क्या है कि पूरे बिल्डिंग के भार को अपने ऊपर लेना, यानी कि भार को जो है लोड को सहन करना, और उस लोड को क्या करना है, जमीन पर ट्रांसफर करना। ठीक है, ग्राउंड पर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखिए फाउंडेशन की अगर यहां पर बात करते हैं, फाउंडेशन हमारे जो है वो कुछ इस तरह से देखेंगे, यहां पर कास्टिंग किए जाते हैं फाउंडेशन। एक एक करके मैं यहां पर समझाता भी चलूंगा। ठीक है, एक एक करके आपको यहां पर हम जो है समझाते भी चलेंगे, देखते रहिए। ये देख रहे हैं, इस तरह से जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है ना, तो बहुत सारे फाउंडेशन बनाए जाते हैं। देखिए फाउंडेशन के निर्माण में जितने कॉलम होते हैं उस तरह के फाउंडेशन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि बिना कॉलम और बीम, देखिए घर हमारे जो है वो दो तरह से बनाए जाते हैं। एक तो कॉलम बीम वाला होता है, पूरी कंक्रीटिंग का बनता है, आरसीसी का बनता है बिल्डिंग। दूसरा जो है बिल्डिंग बनता है वो बनता है चिनाई करके, ईंट चिनाई या फिर स्टोन यानी कि पत्थर की चिनाई करके। ज्यादातर मकान अब जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो सब आरसीसी के बन रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है। उसके बाद फिर ऊपर पूरा बीम रहेगा, देन उसके ऊपर फिर आपका पूरा सुपर स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो ये निर्माण हो रहा है ना, ये सभी निर्माण जो हो रहे हैं, निचला वाला भाग आप देख रहे हैं नीचे, ये नीचे वाले पूरे भाग में क्या है, आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो फाउंडेशन कुछ इसी प्रकार से रहेगा। अभी हम फाउंडेशन का एक अलग से चैप्टर ही पढ़ेंगे, बच्चे परेशान मत होइए। अब आप बात करते हैं कि कुर्सी तल क्या है। आखिर ये कुर्सी क्या है? बैठने वाली कुर्सी है क्या सर जी? बच्चे बैठने वाली कुर्सी नहीं है ये बिल्डिंग में एक कुर्सी होता है, कुर्सी तल होता है। उसी पर आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, यहां पर आप बेसिक से एकदम हम आपको लेके चल रहे हैं, ताकि ये ऐसी कोई समस्याएं ना आए कि हाँ नहीं समझ में आया। देखिए जैसे ये मकान होता है, ध्यान समझिएगा, इस मकान को देखिएगा। ठीक है, अब इस मकान का आप कहेंगे सर इसका ग्राउंड लेवल कहां पर होगा, तो ग्राउंड लेवल जरा देखिए, ये सीढ़ी है, स्टेयर है, उतर रहे हैं, तो इसका ग्राउंड लेवल कहीं यहां पर होगा। देख रहे हैं ये, दिस इज ग्राउंड लेवल, जमीन तल, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, जमीन तल। अब ये जमीन तल है। ठीक है, आप लोग जब मकान देखते होंगे तो आपके जमीन तल से आपका जो मकान है वो थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रखा जाता है? जब आप घर में घुसते हैं तो जो घर का जो फर्श है, घर का जो फर्श है ग्राउंड लेवल वाला, ठीक है, ग्राउंड वाला रूम का जो मतलब ग्राउंड फ्लोर है, जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर का जो यहाँ पर अगर देखें फर्श जो है,
ये ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचा बना होता है, तो आप सीढ़ी से चढ़ते हैं या थोड़ा सा पैर उठा के तब रख के घर में घुसते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो वो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या एकदम ग्राउंड लेवल के बराबर न रखा जाए? बताइए भाई, ग्राउंड लेवल के बराबर रख दो, घर के बाहर के बराबर रख दो। देखिए, यदि हम कमरे का जो फर्श है यदि हम ग्राउंड लेवल के बराबर रख देते हैं तो बहुत सारे उसके नुकसान हैं। पहला नुकसान क्या है कि अचानक अगर बारिश होगी और अगर घर के बाहर बारिश ज्यादा हुई तो घर के अंदर पानी भर जाएगा, पहला नुकसान तो ये होगा। दूसरा नुकसान क्या होगा कि यहां पर जो है जैसे कीड़े मकोड़े हैं ये सब, या फिर कोई जंतु जानवर हैं जो भी, वो क्या होंगे, जल्दी से अंदर घर में घुस जाएंगे। आई बात समझ में? इसीलिए क्या किया जाता है कि यहां पर थोड़ा सा क्या करेंगे, फर्श को ऊपर उठाकर बनाते हैं। और क्या होगा, क्या होता है पूरे बिल्डिंग में ना धीरे धीरे सेटलमेंट होता रहता है। सेटलमेंट मतलब बैठाव। अब क्या होगा, अगर ये हम लोग फर्श ऊपर नहीं उठा के बनाएंगे तो दिन ब दिन सेटलमेंट होता जाएगा और फिर फर्श हमारा काफी नीचे चला जाएगा और बाद में पता चला घर में पानी घुसने लगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर का जो फर्श है उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जितनी हम ये ऊंचाई रखते हैं ना, ये देख रहे हैं ऊंचाई रखेंगे ग्राउंड फ्लोर से यहां तक, जिस लेवल पर ये फर्श बनाया जाता है उसको हम लोग प्लिंथ लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल, यानी कि कुर्सी तल। क्या बोलते हैं उसको? उसको कुर्सी तल बोला जाता है। कुर्सी तल यानी कि ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर फर्श का निर्माण किया जाता है या कुछ ऊंचाई पर फर्श का निर्माण किया जाता है, उस लेवल को हम लोग प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो ये जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल की जो बीच की दूरी होती है, ऊंचाई जो होती है, उसको हम लोग प्लिंथ हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लिंथ हाइट कहते हैं। फिगर रफली बना के और आप इसको चाहें तो दिखा भी सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब समझ में आ चुका होगा कि ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर क्या किया जाता है, प्लिंथ लेवल बना दिया जाता है। प्लिंथ लेवल पर ही हमारा क्या होता है, फर्श होता है। प्लिंथ लेवल पर ही दरवाजे इस प्रकार से ऐसे लगाए जाते हैं। ठीक है, सारे काम प्लिंथ लेवल पर ही किए जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर? तो प्लिंथ लेवल, इसी को हम लोग कुर्सी तल बोलते हैं। ठीक है, कुर्सी ऊंचाई इसको बोलते हैं, अगर कुर्सी ऊंचाई आपसे पूछे। ज्यादातर केसेस में जो ये प्लिंथ लेवल होता है ये 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। 45 से 60 सेंटीमीटर क्या किया जाता है, ऊंचा रखा जाता है प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से। इस चीज को नोट किए रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर आगे हम लोग बात यहां पर करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे, एक टॉपिक और इस पर चर्चा करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, पहले अभी ये प्लिंथ लेवल की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी जो आप डैम प्रूफ कोर्स यहां पर देख रहे हैं, आखिर डीपीसी है क्या चीज? वैसे इसका एक चैप्टर आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। डैम्प प्रूफ कोर्स, COURSE कोर्स, डीपीसी, ये कुछ अलग है नहीं। ये क्या होता है अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपका क्या होता है कि यहां पर हम लोग मान लीजिए कि इस प्रकार से मकान बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये मकान बना रहे हैं और ये फाउंडेशन का निर्माण ऐसे हो रहा है, इस प्रकार से फाउंडेशन का निर्माण हो रहा है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से फाउंडेशन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल कुछ इस प्रकार से है, ऐसे दिस इज ग्राउंड लेवल, GL इस प्रकार से है। अब ये दीवार हमारी क्या होगी, ऐसे ऊंचाई पर चली जाएगी। अगर इसको लंबाई में आप देखेंगे तो दीवार ऐसे लंबाई में जाएगी। क्यों ऐसे जाएगी कि नहीं लंबाई, बताइए? ऐसे फाउंडेशन भी पूरा लंबाई में जाएगा, है ना? जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए? दीवार लंबाई में ऐसे जाएगी तो फाउंडेशन भी ऐसे पूरी लंबाई में जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या है कि देखिए, अभी जो हम लोग चिनाई करते हैं, ईंट की चिनाई करेंगे, यहां पर पूरा कंक्रीट रहता है। ईंट को किस तरह से दिखाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। ईंट को किस तरह से दिखाते हैं, ऐसे ईंट को दिखाते हैं ना,
ऐसे ईंट को दिखाते हैं, देख रहे हैं। जरा सोचिए कि इसमें क्या कमी है। देखिए इस तरह से ईंट चिनाई की जाती है। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इस तरह से आपने मकान बनाकर छोड़ दिया, कुछ दिन बाद क्या होगा ना, इसकी दीवार में नमी आने लगेगी। ये जो दीवार है ये क्या है हमारी वाल, ये क्या है वाल है, और ये क्या है हमारा, अच्छा ये इसी में प्लिंथ लेवल भी बना देते हैं, ये प्लिंथ लेवल बना दीजिए, दिस इज प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, ठीक है। और ये फाउंडेशन। क्या होता है कि देखे होंगे कि कमरों में कुछ लोग घरों में नमी आने लगती है, सीलन लगने लगता है दीवालों में, कमरे में दीवालों में सीलन लगने लगता है। क्यों लगता है सीलन, कभी सोचा आपने? उसके बहुत सारे कारण हैं। या हो सकता है ऊपर छतों से पानी अंदर की तरफ आ रहा हो, या साइड से दीवालों में नमी आ रही हो बारिश वारिश होने से, या फिर नीचे से क्या होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी पढ़े हैं कि नहीं, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है नमी सीधे क्या होता है ऊपर जाने लगता है ऐसे। और ये नीचे जो ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है अंडरग्राउंड वाटर, या फिर नीचे नमी होती है जमीन में, तो वहां से क्या होगा, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस प्रकार से नमी ऊपर जाना शुरू कर देगा, साइड साइड से नमी ऐसे ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो इस नमी को रोकने के लिए क्या करते हैं, यहीं पर एक लेयर डाल देते हैं बीच में, यहीं पर बीच में ऐसे प्लिंथ लेवल पर, ऐसे प्लिंथ लेवल पर ही दीवार की समान मोटाई में इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर मोटाई का डीपीसी डालते हैं, डैम प्रूफ कोर्स डालते हैं। अब कहेंगे सर ये क्या मार्केट में खरीदने से मिलता है? नहीं जी, जो हमारी सीमेंट कंक्रीट होती है, सीमेंट कंक्रीट जो होती है ना, सीमेंट कंक्रीट जो है 1, 1.5, 3 या फिर 1, 2, 4 इस रेशियो होता है ना। आप कहेंगे सर ये क्या चीज बता रहे हैं? देखिए यहां पर जो है एक भाग इसमें क्या है, एक भाग इसमें सीमेंट है, ठीक है, दूसरा भाग इसमें क्या है सैंड यानी कि बालू है, चौथा भाग इसमें क्या है गिट्टी है, ग्रीट है। आप कहेंगे सर ये रेशियो कहां से आपको पता चला? ये अभी हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सीमेंट, सैंड और ये जो है ग्रीट है यानी कि गिट्टी है, इन तीनों को इस रेशियो में मिलाते हैं, यानी कि 1 बाल्टी सीमेंट ले लेंगे, 2 बाल्टी सैंड ले लेंगे, 4 बाल्टी ग्रीट ले लेंगे। इस रेशियो से मिलाकर, चाहे ये रेशियो ले लें चाहे ये रेशियो ले लें, इस रेशियो से मिलाने के बाद क्या करते हैं उसमें हम लोग वाटर प्रूफिंग एजेंट डालते हैं। वाटर प्रूफिंग एक केमिकल मार्केट में आता है, उसको मिक्स करेंगे, इसमें लिक्विड रहता है, और फिर क्या करेंगे इस प्लिंथ लेवल पर, अरे ये ग्राउंड लेवल पे लगा दिए हैं क्या, ये ग्राउंड लेवल पर लग गया गलती से, इसको प्लिंथ लेवल पे लगाइए बच्चे, यहां पर प्लिंथ लेवल पर, यहां पर ग्राउंड लेवल पर गलती से लग गया था, प्लिंथ लेवल पर लगाइए। तो प्लिंथ लेवल पर क्या करते हैं इस डीपीसी को यहां पर क्या करेंगे लगाएंगे, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर मोटाई में इसी सीमेंट कंक्रीट को वहां पर डाला जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है बिटुमिन का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। बिटुमिन जो हमारा डामर होता है काला वाला, फिर उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो भी नमी आएगी ना ये ऊपर नहीं जा पाती है, यहीं से ब्रेक हो जाएगी। कैपिलरी एक्शन को क्या करता है, ये कैपिलरी एक्शन में अवरोध उत्पन्न करने लगता है। जब अवरोध उत्पन्न करेगा तो हमारा क्या होगा, नमी ऊपर नहीं जाने पाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहां पर देखिए जरा, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में जरा देखिए कि कहां पर कैपिलरी एक्शन डीपीसी बनाया जा रहा है। देखिए इस तरह से जब मकान बनाया जाता है बच्चे, इस तरह से देख रहे हैं, तो आप देखे होंगे आपके भी घरों में ऐसा किया जाता है। मकान जब भी बनाया जाएगा तो जब वो प्लिंथ लेवल पर पहुंचता है, जैसे वो प्लिंथ लेवल पर मकान ये पहुंचा, वैसे क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर मोटाई का क्या करेंगे, इसी में एक समान मोटाई का डीपीसी डाल देंगे ऐसे। अब देखिए कंक्रीट ही तो है ना,
ज्यादातर 1:1.5 की कंक्रीट यूज करते हैं, 1:1.3 रेशियो की कंक्रीट यूज करते हैं। तो ये कंक्रीट का एक मोटाई यानी कि 2.5 सेंटीमीटर मोटाई का पूरे बिल्डिंग में देख रहे हैं, पूरी दीवार में इस तरह से पूरी चारों तरफ हर जगह पूरी दीवार में डाल देंगे। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, विटामिन का छिड़काव करते हैं, काला 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 क्या करते हैं, इसके ऊपर विटामिन का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा बालू छिड़केंगे। उसके बाद इसमें दीवार बनाना शुरू करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ये नमी है ऊपर आ रही होगी नमी ना, तो ये नमी क्या होगा, इसकी वजह से रुक जाएगा, फिर दीवालों में नमी नहीं आएगी। इसीलिए डैम प्रूफ कोर्स डाला जाता है। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है। बिल्डिंग का सेटलमेंट इसलिए होता है कि जमीन के नीचे क्या होता है, मॉइस्चर होता है। जैसे ही मॉइस्चर दिन ब दिन खत्म होता है, लोड ऊपर से लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो नीचे मॉइस्चर खत्म होगा दिन ब दिन, तो बिल्डिंग में धीरे धीरे सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये बात आ गई क्या, आपका डीपीसी की हो गई बात। तो डीपीसी भी क्या है, बिल्डिंग का कंपोनेंट है। डीपीसी हमेशा प्लिंथ लेवल पर ही डाला जाता है। डीपीसी हमेशा दीवार की मोटाई के बराबर ही डाला जाता है, ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हम लोग आगे टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है। आइए अब एक एक करके समझ ले। चित्र वो याद है ना आप लोग को? तो ये हो गया आपका, देखिए कुर्सी भूमितल यहां पर है, उसके ऊपर फिर दरवाजा लगाए जाते हैं। दरवाजे में जो हमारा चारों तरफ इस प्रकार से वहां पर रहता है ना, उसका फ्रेम, उसको चौखट बोलते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डोर फ्रेम उसको बोलेंगे, चौखट। ठीक है, और जो दरवाजा हमारा लगाया जाता है, जो चौखट होता है ना, चौखट का जो वर्टिकली वाला भाग होता है उसको हम लोग जैम्ब यानी पाखा बोलते हैं। ठीक है, तो आने दीजिए, वो देख लेंगे। उसके बाद फिर दरवाजे के ऊपर क्या होता है, या खिड़की भी होती है, दरवाजे या खिड़की के ऊपर सनशेड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सनशेड लगाया जाता है। तो दरवाजे के ऊपर क्या होगा, हम लोग यहां पर भी सनशेड भी लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग सनशेड यहां पर लगाते हैं। देखिए ये दरवाजे या खिड़की के ऊपर आप लोग देखे होंगे ऐसे छज्जा जैसा निकला रहता है, इसको हम लोग छज्जा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो है छज्जा भी बोला जाता है। छज्जा यानी कि सनशेड, सनशेड। ठीक है, सनशेड, छज्जा बोला जाता है इसको। तो ये खिड़की के ऊपर ऐसे बना है, दरवाजे के ऊपर भी ऐसे बनता है। ठीक है, इससे फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि हमारे खिड़कियों पर या दरवाजों पर क्या होता है, डायरेक्टली धूप भी नहीं लगने देता, बारिश होगा तो बारिश का पानी नहीं गिरने देगा। ये सब क्या करता है, ये बचाव करता है। ठीक है, तो ये भी कंपोनेंट है, आगे चल के हम इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहां पर देखेंगे बिल्डिंग का ही कंपोनेंट क्या है। ये हमारा एक कॉलम होता है, कॉलम देख रहे हैं इस प्रकार से, ये कॉलम है कंपोनेंट में। इस देखिए नीचे तो ये फाउंडेशन हो जाएगा, ये सब पूरा फाउंडेशन है। इसमें ये हमारा कॉलम है। जब हम लोग बीम और कॉलम वाले बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ये हमारा कॉलम दिखता है, और ये वाले भाग क्या है, हमारे सभी बीम दिखते हैं। जो हमारा कॉलम होता है ये हमेशा वर्टिकली रहता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। कॉलम हमेशा वर्टिकली रहेगा, बीम हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ठीक है, कॉलम पर कंप्रेसिव लोड लगता है, बीम पर हम ज्यादातर कम टेंसाइल लोड लगता है, लेकिन नीचे की तरफ वहां पर टेंसाइल आता है, ऊपर की तरफ कंप्रेसिव लगने लगता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट इसी में और टॉपिक पर देखिए बात करेंगे। ऊपर जब आप बढ़ेंगे, जब आप ऊपर बिल्डिंग में बढ़ते हैं ना, एक एक करके आइए डिस्कस करते चलते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, तो कमरे के अंदर की भी हम बात करते हैं। जब आप कमरे के अंदर में जाते हैं तो एक होता है कोरबेल। देखिए यहां पर भी आप देख रहे हैं कोरबेल लिखा होगा, अपना नोट्स खोल देखिए ना, जिसमें हम ये फिगर जिसमें है उसको जरा खोल कर देखिए, उसको जरा खोल कर देखिए। देखिए यहां पर एक कोरबेल आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर की तरफ, ये अंदर वाला पार्ट है ना कमरे के, तो कमरे के अंदर एक कोरबेल होता है। यहां भी हमारे पास भी यहां पर कोरबेल लगा हुआ है। ठीक है, तो कोरबेल क्या होता है, कमरे के अंदर क्या होगा,
कमरे के अंदर वाला ये भाग होता है। ठीक है, जरा देखिए कहां पर है भाई, अभी चित्र तो दिखाए ना, अच्छा नहीं दिए, हाँ यहां पर देखिए, दिस इज कोरबेल। ये सब नाम इसलिए बता रहे हैं कि आपको फिर ये कभी कहीं कोई बताएगा नहीं। देखिए, जब आप कमरे में बैठे रहते हैं अपने घरों में, तो ये दीवार होती है, इस प्रकार से दीवार है, इधर दीवार है, इधर आपका जो है सीलिंग होता है, नहीं ये सीलिंग होता है, आपका सीलिंग होता है ना ये, और ये हमारी वाल होती है। ठीक है, तो सीलिंग और वाल के बीच में जो 90 डिग्री बनता है, वाल वर्टिकली है, सीलिंग हॉरिजॉन्टल, तो उसके बीच में जो 90 डिग्री बनता है, तो उसी में इस प्रकार से क्या किया जाता है, डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऐसे मोर्टार का या फिर ब्रिक का इसी में ऐसे बना होता, उभरा हुआ, तो इसको बोला जाता है कोरबेल। क्या बोलते हैं इसको, कोरबेल बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, कोरबेल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरबेल बोलते हैं। आगे बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे, तो ये हो गया आपका कोरबेल। ठीक है, आग देखिए, हाँ नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग यहां पर लिंटल। लिंटल उंटल तो आप लोग जानते हैं, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं, आखिर लिंटल है क्या चीज। देखिए, दरवाजे खिड़की आपको बीच में बनाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं कि नहीं बनाने पड़ते दरवाजे खिड़की। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिंटल का निर्माण करते हैं। क्यों लिंटल करेंगे उसका भी बताएंगे। देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, एक कमरा बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर काफी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, कमरा है, अभी ये बना है, तो ये आगे की तरफ पूरा फ्रेम है, पीछे की तरफ दीवार भी है, तो ये पूरा बीम आपको दिख रहा है, दिस इज बीम, दिस इज बीम, दिस इज बीम, और इधर जो है हमारा कॉलम है, ये क्या है हमारा, कॉलम है। ठीक है, इसी तरह से पीछे की तरफ भी बीम है, फिर इधर हमारी दीवार है। ठीक, अब यहां पर देखिए जो सीलिंग हाइट होती है, ये क्या है हमारा, दिस इज फर्श, दिस इज फर्श या फिर फ्लोर कहेंगे, इसको फ्लोर कहेंगे। तो जो ये सीलिंग हाइट हो, सीलिंग कहां पर है, ये जब इस पे छत डाला जाएगा ऐसे, तो इसको यहां से ये वाला भाग क्या होता है हमारा, सीलिंग हो जाएगा। ये वाला भाग जो अभी खुला हुआ है ना, ओपनेबल है, ये सीलिंग हो जाएगा जब ऊपर छत डलेगी। तो उस छत से क्या होता है, यानी कि जो सीलिंग जिसमें पंखा लगा जाता है, वहां से लेकर फर्श तक की जो ऊंचाई होती है उसको सीलिंग हाइट कहते हैं। तो सीलिंग हाइट यदि आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे, फर्श से लेकर सीलिंग तक की जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग सीलिंग हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं लिंटल हाइट क्या, पहले तो लिंटल समझिए क्या होता है। देखिए, जैसे हमें ये दरवाजा लगाना है, ये खिड़की लगाना है, तो हमें उसके लिए ओपनिंग छोड़ना पड़ता है, यानी खुला हुआ भाग छोड़ना पड़ेगा, तभी दरवाजे और खिड़की लगेंगे। अब जब हम ओपनिंग छोड़ देंगे तो फिर उस ओपनिंग के ऊपर दीवार कैसे बनाएंगे, पॉसिबल है क्या डायरेक्टली बनाना, नहीं बना सकते। तो ओपनिंग के ऊपर दीवार कैसे टिकाएं, इसको टिकाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीम ही जैसा एक पतला सा कंक्रीटिंग इसमें कर देते हैं। ठीक है, बीम बना देते हैं, पतला वाला बीम एक तरह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंटल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लिंटल कहते हैं। पुराने मकानों में पहले इस तरह से लिंटल न डाल के ऐसे कुछ ऐसे डालते थे, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्क या फिर डाट बोलते हैं। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं पर लोग यूज करते हैं आर्क या डाट का। आर्क या डाट जो है वो लिंटल ही का काम करता है एकदम। ठीक है, वो लिंटल का ही बस काम करता है। लिंटल थोड़ा सा आज के समय में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो दरवाजे और खिड़की के ऊपर इस तरह से लिंटल डाल दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर जरा देखिए, जो लिंटल की जो हाइट होती है वो जितना दरवाजे की हाइट रहेगी लगभग उतना ही रहेगी। ठीक है, देखिए दरवाजे की जो ऊंचाई है लिंटल हाइट के बराबर होती है, यानी कह सकते हैं कि डोर हाइट इज इक्वल टू लिंटल हाइट। ठीक है, अब ये सिल लेवल की अगर बात करते हैं, जो हमारी खिड़की होती है, खिड़की के जो निचला वाला क्या होगा, निचला वाला जो लेवल है उसका, खिड़की का एकदम निचला वाला भाग, निचला वाला लेवल, वहां से लेकर ग्राउंड तक की ये जो फर्श तक की जो ऊंचाई है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिल हाइट बोलते हैं। और ये वाला भाग जो है ये सिल लेवल बोला जाता है।
कभी भी कोई आपसे सिल लेवल की बात करे तुरंत समझ जाना खिड़की के नीचे की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं, आज इसको समझ लीजिए, दूसरी क्लास वाला चाहे रोक लीजिए आज, ठीक है, क्योंकि शाम को भी देख सकते हैं वो। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, इसको खत्म करना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, इसको खत्म करना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बचा रह जाएगा फिर। चलिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहां पर जो है स्ट्रिंग कोर्स। देख रहे हैं स्ट्रिंग कोर्स कैसा है, स्ट्रिंग कोर्स कैसा है दिखाई दे रहा है। देखिए जब ये सनसेट आगे निकला रहेगा, फिर ऊपर थोड़ा दीवार रहेगी, फिर फर्श आ जाएगा, तो अंदर का ये कमरा आपका रेडी है। ठीक है, अंदर एक हमारा क्या है, कोरबेल लगा होगा, ऐसे कोरबेल चारों तरफ कमरे में लगा रहता ऊपर। ठीक बाहर की तरफ फर्श, जो हमारा फर्श होता है फर्स्ट फ्लोर का, उस या कह सकते हैं रूफ, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसका रूफ कह सकते हैं। ऊपर के लिए ये फर्श हो जाएगा, ऊपर जब कमरा बनेगा तो बाहर की तरफ एक ऐसे पट्टी जैसा आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग किरकिरी रद्दा बोलते हैं या फिर स्ट्रिंग कोर्स बोला जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूं, स्ट्रिंग कोर्स हमेशा 2 फ्लोर की बिल्डिंगों में आपको ज्यादातर दिखाई देगा। किस तरह की बिल्डिंगों में, 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग होंगी उसमें स्ट्रिंग कोर्स आपको दिखाई देगा। जैसे एक स्ट्रिंग कोर्स आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज स्ट्रिंग कोर्स, देखिएगा ऐसे, ये फर्स्ट फ्लोर है, इसे ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, बीच में इस प्रकार से एक पट्टी जैसा रद्दा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कोर्स बोलते हैं। स्ट्रिंग कोर्स कई तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे ये पहले जो पुराने मकान बनते थे वो इस तरह से बनाए गए हैं। देखिए, अरे ये एक ही में क्यों अटैच हो गया जी, ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, एक ही में अटैच हो गया ये तो। चलिए, तो ये स्ट्रिंग कोर्स देखिए, जो पुराने मकान बनते थे ना बच्चे, पुराने मकान में क्या होता है कि इस प्रकार से थोड़ा सा ज्यादा उभरा हुआ बनाया जाता था ऐसे। ठीक है, और जो अब नए मकान बन रहे हैं उसमें ऐसे पट्टी जैसा थोड़ा सा फैशनेबल रहेगा बनाया जाता है। कहेंगे सर इसके फायदे क्या हैं? देखिए हर एक चीज के फायदे हैं। देखिए इसके फायदा ये होता था, जब वर्षा का पानी पड़ता था तो बरसात का पानी इस पे क्या होता, इधर वाला पानी आकर इसी पे टिकता था और फिर ये डायरेक्टली क्या होता था, नीचे गिर जाता था, चूकर दीवालों पर नहीं पड़ता था। तो इसका ये फायदा यही था कि ये जो है डायरेक्टली वर्षा का पानी पूरी दीवारों पर नहीं पड़ता था, बल्कि इसके ऊपर जब ऊपर वाला आता था गिरता था तो फिर ये बगल गिर जाता था इस प्रकार से, तो डायरेक्टली दीवारों पर नहीं जाता था। तो ये फायदे थे इसके। ठीक है, तो ये भी अभी भी, अब तो नए बिल्डिंगों में तो एकदम देख रहे हैं नहीं बनाते, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कोर्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कोर्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट भाग यहां पर हम देखेंगे, स्ट्रिंग कोर्स हो गया, सभी लोग देख, आपके भी घरों में बना होगा स्ट्रिंग कोर्स बाहर की तरफ, और ये चारों तरफ बिल्डिंग के रहेगा, पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ आपको स्ट्रिंग कोर्स एक पट्टी दिखाई देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊपर अगर कमरा होगा तो फिर वहां पर भी आपका सील होगा। जैसे खिड़की ऊपर लगी होगी तो खिड़की का निचला भाग जो होता है उसको हम लोग सील बोलते हैं, तो ये तो उसमें निकला रहेगा। फिर ऊपर सनसेट आएगा, और सब सनसेट के बाद जो है सबसे ऊपरी भाग पर, जहां पर हमारा जो है बिल्डिंग खत्म होने जा रहा है, वहां पर एक फ्रिज होता है, एक कॉर्निस होता है। ठीक है, एक फ्रिज होता है, एक कॉर्निस होता है, और एक ब्लॉकिंग कोर्स होता है, दाब रद्दा होता है। दाब रद्दा क्या है कि एक ईंट होती है, ईंट होती है पूरा चारों तरफ, जहां जहां पर कॉर्निस लगा होगा उस कॉर्निस को दबाने के लिए एक ईंट ही का बनाया जाता है, उस कॉर्निस को दबाने के लिए ब्लॉकिंग कोर्स उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और उसके नीचे फ्रिज लगा होता है। फ्रिज क्या करता है, कॉर्निस को रोक के रखने का काम करता है, कॉर्निस को रोक के रखने का काम करेगा फ्रिज, और ब्लॉकिंग उसको दबा देगा ऊपर से, तो ये कॉर्निस क्या होगा, रुका रहेगा। अच्छा, कॉर्निस के फायदे क्या है, वही वर्षा वाला पानी वाला मैटर है। ठीक है, और सुंदर भी दिखाई देता है, बरसात का पानी से गिरता है तो नीचे दीवारों पर नहीं आने देता। अब मैं आपको यहां पर एक बार बता रहा हूं, देखिए ये हमारा क्या है, इसमें हमारे जो है कॉर्निस फ्रिज दोनों आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कॉर्निस फ्रिज दोनों आएंगे यहां पर। कॉर्निस जो है ना अलग अलग डिजाइनों में खूब बनाया जाता है। ठीक है, देखिए मैं 2 तरह का आपको कॉर्निस दिखा रहा हूं।
एक कॉर्निस इस तरह से डिजाइन अलग हो सकती है, कॉर्निस की डिजाइन अलग हो सकती है। ये जब आप बिल्डिंग के सबसे ऊपरी भाग पर जाएंगे तो वहां पर लोग बिल्डिंग में बनाते हैं। पुराने मकानों में ज्यादा देखने को मिलता था, नए मकानों में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, नए मकानों में बहुत कम देखने को ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। हाँ ठीक, चलिए अब आइए इसमें जरा देखिए कॉर्निस हमारा आखिर किसको हम लोग कहेंगे। देखिए, जब आप मकान देखते हैं तो सबसे बाहरी भाग में एकदम चारों तरफ किनारों पर देखेंगे ऊपर इस प्रकार से ऐसे डिजाइन कटे होते हैं। तो जहां तक ये सबसे ऊपरी भाग से डिजाइन कटते हुए आता है यहां तक, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निस बोलते हैं। कॉर्निस के ऊपर ही हमारा जो है वो हमारा जो ब्लॉकिंग कोर्स है, ब्लॉकिंग रद्दा होता है, वो इसी के ऊपर ऐसे लगा होता है। ठीक है, उसके नीचे देखेंगे यहां पर प्लेन ऐसे ईंट लगी होगी, ऐसे प्लेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं। और फिर उसके नीचे, फ्रिज के नीचे क्या होता है, डिजाइन ऐसे कटा होता है, उसके बाद दीवार आ जाता है ऐसे, उसके बाद दीवार आ जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्किट्रेव। क्या बोलते हैं इसको, आर्किट्रेव बोला जाता है। ठीक है, और इन तीनों को ऐसे इसमें भी है, ऐसे इसमें भी है। जैसे ये देखिए, ये दीवार ऐसे नीचे चली जाएगी या पिलर नीचे चला जाएगा, और इसमें भी ऐसे बाहर की तरफ डिजाइन बना रहेगा। तो इतने भाग को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, इतने भाग को कॉर्निस, इतने भाग को क्या बोलेंगे, फ्रिज, और इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किट्रेव। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंटेबलेचर बोलते हैं। ठीक है, इंटेबलेचर बोलते हैं, इंटेबलेचर बोलते हैं, इस तरह से कहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, बाहर की तरफ पुराने मकानों में ज्यादातर देखने को मिलते थे, पुराने मकानों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, यहां पर उतना नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो कॉर्निस, फ्रिज, आर्किट्रेव क्या है अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, इंटेबलेचर है ये, हाँ इंटेबलेचर है, इंटेबलेचर बोलते हैं इसको। तो इंटेबलेचर जो है ये तीनों को मिलाकर इंटेबलेचर बोला जाता है। कॉर्निस प्लस फ्रिज प्लस आर्किट्रेव, इसको इंटेबलेचर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे और क्या बचा हुआ है मैं आपको बता दूं। इसमें कंपोनेंट, देखिए सब कंपोनेंट की ही बात हो रही थी, जितने महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मैं उस पर सब चर्चा कर लिया। कोरबेल एक बार और देख सकते हैं, कोरबेल ये इस प्रकार से एक बार और देख सकते हैं, ऐसे कमरा होता है, ऊपर ऐसे पट्टी जैसे अंदर दिखाई देगा कमरे के अंदर, इसको हम लोग कोरबेल बोलते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है रूफ। छत तो जानते हैं आप लोग, बरसात होती होगी यहाँ पे छत पर पानी गिरता होगा डायरेक्टली, छत तो बताने की जरूरत नहीं है। देखिए वर्जिनल में अगर आप कॉर्निस को देखते हैं, वर्जिनल में कॉर्निस ये रहा, देख रहे हैं ये वर्जिनल बिल्डिंग देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारा जो है ऐसे रहता है, देखेंगे मंदिर वगैरह में ज्यादा देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो ये आर्किट्रेव, फ्रिज और ये कॉर्निस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ओरिजिनल में दिखाई देगा। आगे हम लोग अब बात करते हैं यहां पर जो है पैरापेट वाल। आखिर ये दीवाल, पैरापेट वाल या मुड़ेर है क्या चीज। तो छत तो आप लोग जानेंगे अच्छी तरह से, छत तो सभी लोग जानते ही हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहां पर जो है, हाँ रूफ सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, कोई उसमें वो नहीं है इशू। ठीक है, अब हम लोग पैरापेट वाल पर चलते हैं। तो पैरापेट वाल आपका जो है यहां पर आ जाएगा पैरापेट वाल। ठीक है, ये रहा, दिस इज पैरापेट वाल। देखिए ये जो पैरापेट वाल या मुड़ेर होता है, जैसे आपका जो छत है, कभी कभी छत किसी किसी का पूरा खुला रहता है, तो अचानक कोई बच्चा वहां से गिर जाता है, कोई भी व्यक्ति गया नहीं ध्यान दिया, गिर गया नीचे, तो उन सबको बचाव के लिए क्या करते हैं, छतों पर, छतों के चारों तरफ एक ऐसे बाउंड्री वाल टाइप का जो है बना देते हैं। बाउंड्री वाल ज्यादा ऊंचाई नहीं रखते, 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम ऊंचाई इसकी रखते हैं। कितना, 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम ऊंचाई रखते हैं। ठीक, इस प्रकार से कुछ लोग इसमें रेलिंग भी आगे लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसे डिजाइन बना देते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापेट वाल या फिर मुड़ेर बोला जाता है। पैरापेट वाल या फिर इसको हम लोग मुड़ेर भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, मुड़ेर। तो ये चारों तरफ क्या होगा, छत पर आपको इस प्रकार से पतली ईंट का जो है इस प्रकार से क्या होगा, बनाया जाएगा, आधी ईंट मोटाई का, या फिर आगे की तरफ डिजाइन बनाएंगे, रेलिंग लगाएंगे इस प्रकार से।
इससे फायदा ये है कि जो है लोग जो है जैसे बच्चे गिरते नहीं है, उनको थोड़ा सा जो है सेफ्टी रहता है इसकी वजह से। ठीक है, पैरापेट वाल की। अब इसी पैरापेट वाल के ही ऊपर क्या होता है कि कोपिंग बना दी जाती है, ऐसे इसमें नहीं बना है। कोपिंग इसलिए बनाते हैं कि ताकि जो है वर्षा का पानी डायरेक्टली पैरापेट वाल पर ना पड़े, इस प्रकार से ऐसे कोपिंग बना देते हैं। देख रहे हैं, दिस इज ये कोपिंग बनाने का उद्देश्य क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए ये क्या है, दिस इज कोपिंग, दिस इज कोपिंग। कोपिंग इसको बोलते हैं शीर्षक, COPPING, यानी कि शीर्षक बोला जाता है इसको। ठीक है, शीर्षक सबसे ऊपरी भाग होता है, पूरे बिल्डिंग का सबसे ऊपरी भाग कोपिंग होता है। इस प्रकार से कोपिंग, जैसे मान लीजिए कहीं वहां पर पिलर टाइप का है, तो पिलर टाइप का है तो ऐसे ये जो है इस प्रकार से ऐसे ये बना रहेगा, और इसमें ना यहाँ पर किनारी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, और इसमें ऐसे थोड़ा सा गड्ढा कटा होता है। जैसे बरसात का पानी क्या है, तिरछा ऐसे स्लोप में रहेगा, गिरेगा तो ये ऐसे नीचे पानी टपक कर गिर जाएगा, दीवार पर पानी नहीं जाने पाता है कोपिंग की वजह से। कोपिंग ऐसे पूरी लंबाई में भी यहां पर बनता है, देखिए दोनों तरफ ऐसे स्लोप करके बना देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकला रहता है तो वर्षा का पानी क्या होता है, नीचे गिर जाता है, दीवार पर वर्षा का पानी नहीं गिर पाता है। दीवार पर वर्षा का पानी गिरेगा तो क्या होगा, दीवार में नमी आने लगेगी, तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार से यहां पर कोपिंग जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा, और कोई छूटा तो नहीं है कोई। हाँ, अब हमें बताइए आप लोग, कोई डाउट है तो वो बताइए। यदि इन सभी कंपोनेंट में आपको कोई अभी भी डाउट लग रहा है कि सर हमें ये टॉपिक कम समझ में आया, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताइए। देखिए कोपिंग यहां पर है शीर्षक, मुडेर यहां पर है, ब्लॉकिंग कोर्स यहां पर है, कॉर्निस बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस प्रकार से। अब जितने टर्म हैं लगभग सभी टर्म, हाँ स्टेयर केस सीढ़ी अंदर होती है। ठीक है, इस प्रकार से। एक और चीज बता दें इसमें, एक, हाँ अगर डाउट हो तो आप मैसेज डाल दीजिए या हैंड रेज कर दीजिए जिसको अगर कोई डाउट हो। इसके अलावा बिल्डिंग में मेन दो तरह के कंपोनेंट, बिल्डिंग में मेन दो तरह के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग में दो तरह के जो है क्या होते हैं, हमारे मेंबर होते हैं। कितने तरह के, दो। पहला जो होता है वो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। दूसरा जो होता है, या मेंबर या कंपोनेंट कहिए, मेंबर या फिर कंपोनेंट कहिए। दूसरा जो होता है वो नॉन स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा जो होता है वो नॉन स्ट्रक्चरल होता है। ये एक्स्ट्रा है, नोट करते चलिए, नोट्स में नहीं मिलेगा। नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर या फिर कंपोनेंट, ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे फ्यूचर में बहुत जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चरल मेंबर को हम लोग किस मेंबर को बोलेंगे बिल्डिंग में, नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर को किस मेंबर को बोलेंगे। देखिए जो हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं ये ऐसे मेंबर होंगे जो कि बिल्डिंग की सामर्थ्य को बढ़ाते हैं या बिल्डिंग में सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, फाउंडेशन जो मेंबर है या कंपोनेंट है, ये बिल्डिंग में क्या करता है, बेस प्रदान करता है, नहीं तो बिल्डिंग क्या होगी, गिर जाएगी। कॉलम भी क्या है, ये हमारे बिल्डिंग में क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, बिल्डिंग को खड़ी रख, बिल्डिंग क्या होती है इसकी वजह से खड़ी रहती है। बीम, वाल, ठीक है। उसके बाद आपका रूफ, ठीक, इस प्रकार से फर्श यानी कि फ्लोर। ये सभी मेंबर कैसे मेंबर हैं, ये सभी मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर या कंपोनेंट हैं। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल मेंबर या कंपोनेंट। ये ऐसे मेंबर जो हमारी बिल्डिंग को क्या करते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं या सामर्थ्य में इनका योगदान है, ऐसे मेंबर को हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर कहते हैं। फाउंडेशन है, कॉलम है, बीम है, वाल है, रूफ है, फ्लोर है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, यदि इसमें कोई क्रैक डेवलप हो जाए, यदि, तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी है।
तुरंत मेंटेनेंस किया जाए, नहीं तो इसकी जो है सामर्थ्य क्या होगी बिल्डिंग की, घट जाएगी। नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं जो कि सामर्थ्य में उनका कोई योगदान नहीं होता है, कहिए तो सामर्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमारा डोर, डोर, विंडो, विंडो, ठीक है, सनसेड, सनसेड, स्टेयर, स्टेयर, ठीक। तो इस तरह से और भी जितने हैं जिनका कोई रोल नहीं है सामर्थ्य में, वो मजबूती नहीं देते बिल्डिंग की, वो एक तरह से सुंदरता बढ़ाते हैं या फिर उपयोगी बनाते हैं, लेकिन सामर्थ्य में उनका कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे मेंबर को हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर या कंपोनेंट बोलते हैं बिल्डिंग में। स्ट्रक्चरल मेंबर यानी कि सामर्थ्य देंगे। देखिए, बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग टिकेगा नहीं, बिना कॉलम के बिल्डिंग टिकेगा नहीं, बिना बीम के बिल्डिंग टिकेगा नहीं, बिना वॉल के बिल्डिंग टिकेगा नहीं, ठीक है, बिना रूफ के, बिना फ्लोर के बिल्डिंग टिकने वाला नहीं है। लेकिन बिना डोर के तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं नहीं भाई, किसी किसी के पास पैसा नहीं रहता तो दरवाजे नहीं लगवाता है, विंडो भी नहीं लगवाएगा, सनसेट जरूरी भी नहीं है और स्टेयर केस जरूरी भी नहीं है, सीढ़ी लगवा ले। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा। ये इसलिए पढ़ाया हूं अलग से अभी क्योंकि ये अर्थक्वेक जब आप पढ़ेंगे फ्यूचर में चल के या फिर अदर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम बार बार ये चीजों को लाते हैं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल मेंबर, बिल्डिंग का नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर। तो जब वहां पर लाएंगे तो पता चला आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप बेसिक अभी आपको पूरा पूरा जानना है, उसके बाद ही तब आप आगे अच्छा कर पाएंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा, बिल्डिंग में हमारे मेन दो तरह के ही मेंबर यहां पर होते हैं, ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए और क्या बचा है। वैसे चैप्टर फर्स्ट आपका जो है वो कंप्लीट होता है, इसमें कंपोनेंट था और कंपोनेंट के बाद फिर जो है आपका यहां पर, हाँ देखिए यहां पर सिलेबस में आपका जो है ये कंप्लीट हो गया सिविल थर्ड सेमेस्टर। वैसे मैं अब इसी में ना ऐड कर दूंगा सिलेबस भी आपका, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्या क्या चीजें कंप्लीट हो रहा है आपको उसमें बताते चलेंगे हम, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं कहां चल रहा है टॉपिक, ठीक है। तो समझ में आया? बता दीजिए यार यस या नो, तो हम समझें कि हाँ आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। हम कैसे समझ पाएंगे डायरेक्टली? देखिए यही तो है इसका डिमेरिट लाइव क्लास का, कि पता ही नहीं चल पाता कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, सो रहे हो क्या कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए जो है हम पूछते भी रहते हैं बार बार। देखिए ये बिल्डिंग इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई। देखिए इंट्रोडक्शन में ध्यान समझिएगा, ये जो आपका इंट्रोडक्शन था ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, देखिए मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग बता दिया, डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन ऑक्यूपेंसी बता दिया, उपयोगिता के आधार पर बता दिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग बता दिया। तो चैप्टर एक आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब कल तो शायद गुरुवार है क्या, तो कल आपका सीटी आ जाएगा, इसमें फाउंडेशन अब अगले सेशन से चलेगा, या फिर देखेंगे चाहे एक क्लास आपकी खाली है ना एक जगह पे, वहां पर भी पढ़ा सकते हैं, तो ये फाउंडेशन वहां पे भी चल सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ओके बाय बाय। देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज चाहे शाम को कवर कर लेंगे, शाम को आपका पीरियड एक खाली रहता है ना, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी था खत्म करना, बहुत सारी बेसिक चीजें आपको बता दिए। और एक बार इस वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जितना चीज बताए हैं ना ये फ्यूचर में भी आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे, निजी जीवन में देखेंगे, बाहर जाएंगे कहीं पर कहीं जाएंगे, कोई वाइवा में भी कहीं पूछ लेगा, कोई इंटरव्यू में कहीं पूछ लेगा, तो उसको आप बता सकते हैं, बनाकर चित्र दिखा सकते हैं रफली। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम को, ठीक है, शाम की क्लास में। हाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज शाम को ही देख लेते हैं, ठीक है।